डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीसी मशीन्स। इसमें हम पहले टॉपिक चालू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीसी मोटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, इसमें हमको दो फार्मूले याद रखने हैं। इसमें एक फार्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर, जो हमने डायग्राम में देखा था कि ईएमएफ जनरेट होता है। जनरेटर के केस में वो जनरेटेड ईएमएफ होता है, जबकि मोटर के केस में उसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो उस जनरेटेड ईएमएफ की क्या इक्वेशन होती है, N phi Z अपॉन 60 इंटू P बाई A, जहाँ पर N क्या होता है, स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम। फाई जो होता है वो क्या होता है, फ्लक्स फील्ड के द्वारा पैदा किया गया फ्लक्स। Z होता है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। P जो होते हैं नंबर ऑफ पोल्स। A होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, है ना, जो लैप बाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं, जबकि वेव बाइंडिंग के केस में इसकी संख्या 2 होती है। तो ये है हमारी इक्वेशन जनरेटेड ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ की। मोटर के केस में यह बैक ईएमएफ होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, कांस्टेंट पार्ट है ना, जो कि वेरी नहीं करता। एक बार मशीन का कंस्ट्रक्शन हो जाए तो ये पार्ट जो है वो वेरी नहीं करेगा कभी भी। तो इस पार्ट को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजें यदि प्रोपोर्शनलिटी देखें कि कौन किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो इसमें जो जनरेट होने वाला बैक ईएमएफ है वो स्पीड ऑफ आर्मेचर कंडक्टर और फ्लक्स जो कि फील्ड के द्वारा पैदा किया गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि हम स्पीड और फ्लक्स की प्रोपोर्शनलिटी निकालें तो ये कैसे चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा। तो फ्लक्स जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड ऑफ आर्मेचर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बैक ईएमएफ के। तो ये वाली जो इक्वेशन है एक कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालने में हम उपयोग करेंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखना है हमको, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज होगा, कि जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ जो होता है वो टोटल वोल्टेज जो हम सप्लाई करते हैं माइनस IaRa, मतलब जो उसमें बैक ईएमएफ जो अपना आर्मेचर होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसमें जो करंट फ्लो होता है उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको माइनस करने पर ही हमको क्या मिलता है, बैक ईएमएफ मिलता है। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। और एक दूसरी इक्वेशन है हमारी टॉर्क डेवलप्ड बाय द आर्मेचर। आर्मेचर जो है डीसी मशीन में, आर्मेचर क्या होता है, घूमता है, या तो घुमाया जाता है या फिर वो घूम के हमको बाहर टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो वो जो टॉर्क है, टॉर्क जो हमको मोटर के केस में टॉर्क मिल रहा है, वो टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है, 0.1595 IA PZ/A, जहां पर फ्लक्स क्या है, फ्लक्स जो है वो फील्ड वाइंडिंग के द्वारा पैदा किया गया फ्लक्स है। IA क्या होता है, आर्मेचर करंट होता है। P जो है नंबर ऑफ पोल्स, Z क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, और A जो होगा वो होगा पैरेलल पाथ। तो इसमें हम देखेंगे कि टॉर्क जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। टॉर्क में इसमें भी हम देखेंगे कि ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी और आपकी ये वाली क्वांटिटी, जो कि एक बार मशीन डिजाइन हो जाने के बाद में कभी भी चेंज नहीं होगी। चेंज होगा तो केवल क्या, फ्लक्स और IA चेंज होगा। तो टॉर्क के प्रोपोर्शनल क्या होगा, फ्लक्स और IA। तो टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, फाई इंटू IA के होगा। अब हम तीन टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, इसमें एक होती है स्पीड वर्सेस करंट, दूसरी होती है टॉर्क वर्सेस करंट, और तीसरी होती है स्पीड वर्सेस टॉर्क। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो है पढ़ते हैं। तो इसको याद रखने के लिए NITI NT है ना, नितिन T ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। NI पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, TI दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और तीसरी है NT। तो ऐसे हमने बना लिया तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को। और अभी सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार उसको किस एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड वर्सेस करंट, इसमें हम देखेंगे कि जैसे ये डीसी सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर में इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है। तो यहाँ से आने वाला जो करंट है, जो हम सप्लाई दे रहे हैं इस करंट को, या जो मशीन को हम सप्लाई दे रहे हैं, उसमें जाने वाला करंट जो है आर्मेचर के सीरीज में होने के कारण आर्मेचर करंट और दिए जाने वाला जो करंट है वो क्या होंगे, एक जैसी वैल्यू होगी।
अब जब इसमें जो इक्वेशन है ये वाली उपयोग करेंगे हम कि स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फाई के, स्पीड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं फाई के। तो देखिए आइए जो होगा ये स्पीड जो होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी फाई के, और इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो फील्ड है, फील्ड में जो करंट है आईए फ्लो हो रहा है, तो जैसा फील्ड की वैल्यू होगी उसी के प्रोपोर्शन में यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, क्योंकि फील्ड में जाने वाला करंट ही क्या बनाता है, फ्लक्स बनाता है। जैसे ही इस वाइंडिंग में फ्लक्स एंटर करेगा उसी सेम समय पे वो फ्लक्स को जनरेट करेगा। तो फ्लक्स को जनरेट करने के लिए इसके अंदर जाने वाला करंट जिम्मेदार है, और वह करंट जो है वो आईए के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जाने वाला करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है पैदा होने वाले फ्लक्स के। पहली बात तो ये है, ये सीरीज का केस है जिसमें आईए जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा फाई के, और हमारी इस इक्वेशन से जो हमने इक्वेशन देखा था इसमें फ्लक्स जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, मतलब स्पीड ऑफ आर्मेचर के। तो हम देखेंगे कि फ्लक्स जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड ऑफ आर्मेचर के, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, आईए। तो आईए जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी इसके कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जब भी कोई दो क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो कर्व जो है वो ऐसा कर्व बनता है ना, ये इनवर्स का कर्व है। कोई भी क्वांटिटी इनवर्स होती है तो उसके लिए ऐसा कर्व बनता है। इस कर्व का क्या मतलब है, इस कर्व का मतलब ये है कि जब लोड कम होगा और आईए की वैल्यू कम होगी तब इसकी स्पीड जो होगी बहुत ज्यादा हाई होगी, है ना। ये करंट की वैल्यू कम होगी तब इसमें स्पीड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बोला जाता है कि डीसी सीरीज मोटर जो होती हैं उनको विदाउट लोड चालू नहीं किया जाता। वही कारण है कि उसमें लोड कम होगा, आईए की वैल्यू कम होगी तो स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, है ना। तो यही कारण है कि डीसी सीरीज मोटर जो होती हैं उनको नो लोड पे स्टार्ट नहीं किया जाता। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी टी इंटू आईए, मतलब टॉर्क वर्सेस करंट। तो इसके लिए जो इक्वेशन हम यूज करते हैं वो सेकेंड वाली ये यूज करते हैं, जिसमें टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई इंटू आईए के, है ना। इसमें फाई जो होगा फ्लक्स है और आईए जो है आर्मेचर करंट है। जबकि हम सीरीज मोटर जो है, ये सीरीज मोटर के केस में हमने ये देखा है कि फाई इंटू आईए जो है सीरीज के केस में, सीरीज डीसी मोटर के केस में ये इक्वेशन वैलिड होती है। सीरीज डीसी मोटर के केस में क्या होता है, जो फ्लक्स है, फ्लक्स में जाने वाला करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईए के, इसलिए आईए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स के। तो इस केस में हम फाई की जगह पे आईए रख देंगे, तो यहाँ पर आईए इंटू आईए मतलब आईए का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो टॉर्क है, टॉर्क क्या होगा, आईए के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आईए का स्क्वायर का जो कर्व बनाते हैं हम, जब दो क्वांटिटी एक स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं, है ना, तो हमारी कैसी पैराबोलिक इक्वेशन बनती है, और ये जो है उसकी इक्वेशन ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा कर्व के फॉर्म में बढ़ता हुआ इक्वेशन होगा। इसमें हम ये देखेंगे कि जब लोड की वैल्यू कम है तब टॉर्क कम पैदा होगा, मतलब डीसी सीरीज मोटर ऐसी मोटर है जब लोड की वैल्यू कम होगी, लोड करंट कम होगा, तब टॉर्क की वैल्यू कम होगी, और जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसके टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो ग्राफ है वो हमको इस चीज की जानकारी दे रहा है। तीसरा जो कर्व है वो है स्पीड वर्सेस टॉर्क। ये कर्व जो होता है वो पहले कर्व के जैसा ही होता है, स्पीड वर्सेस आईए के जैसा ही मिलेगा आपको, आगे भी हम पढ़ेंगे। तो लगभग जो है वो एक जैसा ही रहता है। इस केस में हम ये देखेंगे कि इसमें टॉर्क की वैल्यू कम होती है, मतलब टॉर्क की वैल्यू जब कम होगी तब स्पीड इसकी क्या होगी, हाई होगी। मतलब ये डीसी सीरीज मोटर एक ऐसी मोटर है जिसमें लोड ना होने पर टॉर्क की वैल्यू कम होती है और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना, ऐसे समझ सकते हैं हम। तो डीसी सीरीज मोटर को विदाउट लोड स्टार्ट नहीं किया जाता है, और जब भी हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की, मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क मतलब लोड लगा हुआ है, लोड लगे होने के साथ में इसके टॉर्क की वैल्यू लोड के हिसाब से बढ़ेगी।
तो जहां पर भी हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, ऐसे एप्लीकेशंस में हम डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं ज्यादातर ट्रैक्शन जितने होते हैं, जैसे रेलवेज में जो एसी के लोकोज हैं उसमें डीसी सीरीज मोटर यूज होती है, क्योंकि जब वो लोड में लगाई जाती है तो लोड के साथ में डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क स्टार्टिंग के समय पे जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है गाड़ी को मूव कराने के लिए वो वेरी हाई होता है। तो उस केस में ऐसे जितने भी ट्रैक्शन वाली चीजें हैं उसमें डीसी सीरीज मोटर यूज हो रहा है। हॉस्ट और क्रेन्स, क्रेन्स क्या होता है, एक लोडेड कंडीशन में किसी चीज को उठाना, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे डीसी शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डीसी शंट जो मोटर होगा उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये हमारी जो इक्वेशन है इससे हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, फाई जो होता है मतलब पैदा होने वाला फ्लक्स जो है, फील्ड में पैदा होने वाला फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैक ईएमएफ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। अब यहाँ पर फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नहीं होगा। इस केस में फाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नहीं होगा। जैसे पिछले केसेस में क्या देखा था हमने, वही जो करंट है वो फ्लक्स जो है फील्ड में भी जा रहा है, वही करंट जो है आर्मेचर करंट में जा रहा है। तो हमने बोल दिया था कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर्मेचर करंट के, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, दोनों जाने वाले करंट जो है वो अलग अलग हैं, ISH अलग है और IA अलग है। तो यहाँ पर पहला केस तो ये हो गया कि फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा किसके, जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा आर्मेचर करंट के, ठीक है। दूसरी बात EB जो होता है वो हमेशा क्या होगा, इसमें कांस्टेंट होता है। तो स्पीड वर्सेस IA की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लगभग इंडिपेंडेंट ही होती है सभी चीजों से, और एक कांस्टेंट लाइन ही मिलती है हमको, है ना, एक कांस्टेंट लाइन ही मिलेगी। मतलब IA जो है वो बढ़ाने पर, लोड बढ़ाने पर डीसी शंट मोटर की स्पीड जो है वो वेरी नहीं करती, बहुत ही कम वेरी करती है ना, बहुत ही कम वेरी करती है। तो लगभग उसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसलिए बोला जाता है कि डीसी शंट मोटर जो होती है उसका वोल्टेज रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब स्पीड जो होती है वो वेरिएशंस उसके बहुत कम होते हैं, है ना। इसमें एक फैक्टर है जिसके कारण थोड़ा सा स्पीड ड्रॉप होती है, उसको बोलते हैं ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो किसके कारण आती है। यहाँ पर हमने एक फार्मूला आपको बताया था, EB जो होता है V माइनस IARA होता है। तो EB तो लगभग कांस्टेंट होता है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको, EB लगभग कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें एक टर्म है IA इंटू RA, ये वोल्टेज ड्रॉप होता है आर्मेचर के अक्रॉस। तो आइडियली तो क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, लेकिन आर्मेचर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसमें जो करंट है, बहने वाला करंट है, वो जब जाता है लोड बढ़ने पर IA की वैल्यू जब बढ़ती है तब थोड़ा सा ड्रॉप बढ़ता है, और ड्रॉप बढ़ने के साथ ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल कांस्टेंट ना होकर थोड़ा सा नीचे आती है, मतलब थोड़ी इसकी वैल्यू कम होती है। तो इसको बोलते हैं ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्रैक्टिकली जो होती है वो ऐसा होता है, थोड़ी सी स्पीड जो है इसका वेरी करती है ना, जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं थोड़ी सी स्पीड कम होती है, लेकिन आइडियल केस में क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। सेकेंड जो केस है टॉर्क वर्सेस करंट, तो टॉर्क वर्सेस करंट के लिए हमने जो पढ़ा था, इसमें देखिए EB कांस्टेंट है और एन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई के, लेकिन फाई जो है वो लोड से कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA नहीं है। तो मतलब ये जो है कोई भी रिलेशन नहीं रख रहा है करंट के साथ में, तो लगभग ये इससे इंडिपेंडेंट है और एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। अगला जो होता है टॉर्क, टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई और IA के। तो लास्ट केस में हमने देखा था फाई जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के तो ये I स्क्वायर IA का स्क्वायर हो जाता था, लेकिन इस केस में क्योंकि फाई जो है लोड से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस फाई का लोड से कोई लेना देना नहीं है, तो टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, केवल IA के होगा। और जब कोई भी क्वांटिटी किसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, जैसे x इक्वल टू वाई तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। तो टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IA के, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। इस कैरेक्टरिस्टिक से समझेंगे कि ये क्या बता रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे लोड की वैल्यू बढ़ेगी
जैसे जैसे लोड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। जैसे जैसे लोड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तीसरा जो ग्राफ होता है वो पहले ग्राफ के जैसा ही होता है, इसमें स्पीड वर्सेस टॉर्क है। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम टॉर्क की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी, हल्की सी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो थोड़ा सा ड्रॉप होगा, नहीं तो ऑलमोस्ट जो होती है वो टॉर्क बढ़ाने के साथ में, मतलब लोड बढ़ाएंगे टॉर्क बढ़ाने के साथ ही स्पीड में वेरिएशंस नहीं होंगे। तो ओवरऑल इस कैरेक्टरिस्टिक से हम ये सीखते हैं कि डीसी शंट मोटर एक ऐसी मोटर है जो कि स्पीड लोड बढ़ाने के साथ में या टॉर्क बढ़ाने के साथ में उसकी स्पीड में वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, इसका स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है। तो इसको ऐसे एप्लीकेशंस के लिए उपयोग किया जाता है जहां पे स्पीड के वेरिएशंस बहुत कम रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब बहुत ही कम स्पीड वेरिएशन हो, ऐसी जगहों पे उपयोग किया जाता है। तो जनरली ये ब्लोअर में यूज होता है, लेथ मशीन जो होती है उससे होने वाले कामों में लेथ में उपयोग होता है, और ड्राइविंग द शाफ्ट, किसी चीज़ों से शाफ्ट को ड्राइव करना हो तो वहाँ पर प्रिंटिंग जो मिल्स होती हैं वहाँ पे उपयोग होता है। तो ऐसे इसके एप्लीकेशंस कुछ कुछ हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कंपाउंड मोटर के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। डीसी कंपाउंड मोटर जो होती है उसमें सीरीज की विशेषता भी होगी और शंट मोटर की भी विशेषता होगी। कारण क्या है कि जो डीसी कंपाउंड मोटर होती है उसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग का एक वाइंडिंग जो होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है, और फील्ड वाइंडिंग का जो दूसरा पार्ट होता है वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो ये ऐसी मोटर होगी जो शंट की भी विशेषता रखेगी और सीरीज की भी विशेषता रखेगी। इस केस में क्या होगा कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी डीसी सीरीज मोटर के केस में क्या हो रहा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो एक कर्व बन रहा था हमारा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए उपयोग होता है, वैसा कर्व बन रहा था। लेकिन पर्टिकुलर इसकी एक वैल्यू होगी जिसके ऊपर ये कर्व होगा। और दूसरा जो था हमारा शंट में क्या हो रहा था कि जब हम स्पीड वर्सेस करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो इसमें हमने देखा था कि एक कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करके रखता है। शंट मोटर जो है वो लोड करंट बढ़ने के साथ में एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करके रखता है। तो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसको हम बोलेंगे कंपाउंड डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इसके और इसके बीच में होगी, मतलब थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी सीरीज के जैसे भी होगी और थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके शंट के जैसी भी होगी, है ना। इस केस में जो सेकंड हमने पढ़ा था टॉर्क वर्सेस लोड करंट या आर्मेचर करंट, उस केस में क्या होगा, उस केस में सीरीज के केस में हमने क्या पढ़ा था कि वो आई स्क्वायर की, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ रही थी, है ना, एक पैराबोलिक फॉर्म में बढ़ रही थी। जबकि शंट के केस में हमने क्या देखा था कि वो एक स्ट्रेट लाइन की जैसे बढ़ रही थी। तो इन दोनों के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे हम उसको बोलेंगे हम कंपाउंड। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सीरीज की होंगी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शंट की होंगी। तीसरा जो केस है हमारा वो पहले के जैसा ही होता है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। सीरीज में हमारा जो है वो क्या हो रहा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण कर्व जो है एक कर्व बन रहा था, ठीक है, इन्वर्स वाला कर्व बन रहा था, और शंट के केस में एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी कांस्टेंट वाली, उसके बीच में हमारी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स से हमको ये समझ में आता है कि कंपाउंड मोटर्स ऐसी जगह उपयोग ली जाती हैं जहाँ पर हमको एक कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत तो होती है लेकिन साथ साथ में लोड भी वेरी करता रहता है। तो लोड जब वेरी करता है तो वो उसको एडजस्टमेंट करती है, थोड़ी देर के लिए वो वेरी करेगी और उसको क्या करेगी, एडजस्टमेंट करेगी। अब कंपाउंड के केस में हमने देखा था क्यूमुलेटिवली कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। तो क्यूमुलेटिवली कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड भी इसी में समझते हैं हम कि उसमें क्या होगा कि जैसे क्यूमुलेटिवली कंपाउंड होगी तो वो क्या होगी कि जैसे ही स्पीड वेरिएशंस हो रहे हैं या लोड का वेरिएशंस हो रहा है तो जो फ्लक्स बनने वाला फ्लक्स है वो बनने वाले फ्लक्स को थोड़ा सा और बढ़ा देगी, स्ट्रॉन्ग करेगी, है ना, क्योंकि जो है लोड के वेरिएशंस के साथ में फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि डिफरेंशियल कंपाउंड यदि होगी तो वो क्या करेगी, थोड़े से फ्लक्स को वीक कर देगी। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम ऐसे अलग अलग डीसी शंट मोटर्स को उपयोग करेंगे। जनरली जो होते हैं ये ऐसे लोड जैसे कि प्रेस
रोलिंग मशीन्स में क्या होगा कि एलिवेटर्स है ना, एलिवेटर्स, कंप्रेसर्स, एलिवेटर्स में क्या होगा, एलिवेटर्स में कुछ समय के लिए जैसे लोड है, अचानक से लोड हट जाएगा, है ना। कंप्रेसर जो होते हैं, कंप्रेसर, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशन जो हैं जहां पर वेरिएशंस तो हो रहा है लोड में, लेकिन हमको एक कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट भी है, वहां पर हमको शंट डीसी शंट मोटर हम वहां पे उपयोग करेंगे, डीसी कंपाउंड मोटर उपयोग करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीसी जनरेटर। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर, जिसमें हम 3 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स बस पढ़ेंगे। इसमें पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको बोलते हैं ओसीसी, जिसका फुल फॉर्म है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी होती है हमारी आईसीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। और तीसरी होती है ईसीसी, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली जो है वो डीसी सीरीज जनरेटर के लिए उपयोग होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो डीसी सीरीज जनरेटर के लिए उपयोग होती है। तो डीसी सीरीज जनरेटर में क्या होता है, डीसी सीरीज जनरेटर में जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर की सीरीज में लगी होती है। तो जो हम लोड को हम करंट दे रहे हैं, जो हमारा लोड करंट है, वही वैल्यू जो है फील्ड में भी जाएगी, वही जो है आर्मेचर में भी जाएगी। तो यहाँ पर IA इक्वल्स टू IL इक्वल्स टू IF होगा, है ना। फील्ड में जाने वाला करंट, आर्मेचर से आने वाला करंट और लोड को दिए जाने वाला करंट, ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, एक जैसी होगी और इनका फ्लो होने के लिए एक ही पाथ होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जब इस कंडीशन में सीरीज जनरेटर जो होता है उसमें यदि हम कोई लोड ना लगाएं, उस कंडीशन में उसमें कोई भी लोड करंट फ्लो नहीं होगा। लोड करंट फ्लो ना होने के कारण ना ही उसमें फील्ड करंट होगा और ना ही आर्मेचर करंट होगा। इस समय पर तीनों करंट ना होने के कारण वो सर्किट जो है एक ओपन सर्किट के जैसे काम करेगा, क्योंकि किसी भी सर्किट में यदि करंट फ्लो ना हो तो वो एक ओपन सर्किट के जैसे काम करता है। तो इसलिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। इस सर्किट में लोड जो है वो हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए, लोड के साथ ही ये स्टार्ट होगा। हमेशा डीसी सीरीज जनरेटर के केस में लोड जो है वो हमेशा लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो सर्किट जो है वो कैसा होगा, ओपन सर्किट के जैसे रिएक्ट करेगा। इसके जो एप्लीकेशंस हैं उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है उसमें कांस्टेंट लोड एट कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशंस होने चाहिए। मतलब जो हमारा जनरेटर है जिसको घुमाकर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड पर घुमाया जाना चाहिए। और दूसरी बात है जो लोड है वो उसमें भी वेरिएशंस कम से कम होने चाहिए। ये जो है डीसी सीरीज जनरेटर जो है अपने ट्रांसमिशन लाइन जो होते हैं उसमें वोल्टेज ड्रॉप की समस्या होती है। जब ट्रांसमिशन लाइन में जनरेशन से हम अपना एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं तब वो लोड एंड पे जाते जाते उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो बीच में वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए वोल्टेज को डीसी सीरीज जनरेटर जो है उपयोग करते हैं, जो बीच में वोल्टेज को ऐड करके जो एंड यूजर्स हैं उसमें वोल्टेज ड्रॉप की समस्या को अलग किया जाता है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम बोलते हैं आईसीसी, इंटरनल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डीसी शंट जनरेटर के लिए उपयोग होती है। इसमें जो है पहली वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आर्मेचर में प्रोड्यूस होने वाले जनरेट होने वाले ईएमएफ वर्सेस जो फील्ड है, फील्ड में जो जाने वाला करंट है, ये दोनों के बीच में ड्रॉ होती है। उसमें जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो जनरेट होने वाला ईएमएफ है वो भी बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है उस पॉइंट पर जाके ईएमएफ जो है जनरेट होने वाला ईएमएफ जो है वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, वो हो जाएगा सैचुरेशन पॉइंट। और उसके बाद ईएमएफ बढ़ेगा नहीं, थोड़ा सा घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको बोलेंगे हम ओसीसी, है ना। ये ईएमएफ आर्मेचर में जनरेट होने वाले ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में ड्रॉ की जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ओसीसी भी कहलाती है और डीसी सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहलाती है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आईसीसी, इसको हम शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, डीसी शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। इस केस में बोला जाता है कि लोड जो होता है वो इस कंडीशन में लगा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे पहले केस में लोड जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन इस केस में लोड जो है वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए।
इस कंडीशन में ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा इसमें टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब इसमें आर्मेचर करंट बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज जो है वो वेरी नहीं कर रहा है। तो ये ऐसे एप्लीकेशंस के साथ उपयोग किया जा सकता है जहां पर हमको एक कांस्टेंट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो। मतलब जहां पर हमें कांस्टेंट वोल्टेज देना हो वहां पर डीसी शंट जनरेटर उपयोग किए जाते हैं और उसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम बोलेंगे इंटरनल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें ये जो दिख रहा है ये ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो हमारा ईएमएफ होता है, जो हमारा आर्मेचर होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसमें होने वाले ड्रॉप के कारण थोड़ा सा जो वोल्टेज है टर्मिनल पर मिलने वाला वोल्टेज है थोड़ा सा ड्रॉप होता है, जिसके कारण ये ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलती हैं। तो ये जो है आईए के साथ हल्का सा जो ईएमएफ की वैल्यू है वो कम होगी प्रैक्टिकली यदि देखा जाए, जबकि आइडियली देखा जाए तो टर्मिनल वोल्टेज जो ईएमएफ है आर्मेचर में जनरेट होने वाला ईएमएफ है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको बोलेंगे हम आईसीसी। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी डीसी शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन वो लोड के साथ है। जब हम लोड की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारे टर्मिनल वोल्टेज पर उसका क्या असर होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस लोड करंट जो है इसके बीच में कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो इसको बोलते हैं ईसीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जैसे जैसे टर्मिनल वोल्टेज जैसे जैसे हम लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो लोड करंट बढ़ेगा और लोड करंट बढ़ने के साथ साथ जो है टर्मिनल वोल्टेज एक समय तक कांस्टेंट होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है जब लोड करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा बढ़ती है तब जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कम होने लगता है और यदि इसकी वैल्यू बढ़ती जाए तो एक समय पर टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो जाती है ना। यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी। तो ये है हमारी एक्सटर्नल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी है डीसी शंट जनरेटर में उपयोग होती है। तो ये है हमारे डीसी मोटर में डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में, है ना। आगे जो है हम स्पीड कंट्रोलिंग मेथड्स पढ़ेंगे डीसी मोटर्स की। थैंक यू।